जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या होता है? यह कि तुम किसी की जान बचाओ और वही तुम्हें मौत के घाट उतार दे। पिछले जन्म में मेरे और मेरे छोटे भाई के पास अचानक दो जादुई सिस्टम आए। एक था 100 गुना छोटा करने वाला सिस्टम और दूसरा था 100 गुना बड़ा करने वाला सिस्टम। मेरे भाई ने लालच में आकर तुरंत चिल्लाकर कहा था, मुझे 100 गुना बड़ा करने वाला सिस्टम चाहिए, और मजबूरी में मेरे हिस्से आया वो छोटा करने वाला सिस्टम। 3 दिन बाद ही दुनिया में एक भयानक प्रलय आई। ऐसी मूसलाधार बारिश शुरू हुई कि 5 सालों तक पूरा शहर पानी में डूब गया। सब अपने घरों में कैद हो गए। खाने पीने की भारी किल्लत हो गई। उस मुश्किल वक्त में मैंने अपने बड़े करने वाले सिस्टम से घर में बची मुट्ठी भर सूजी और नूडल्स को 100 गुना बड़ा किया। खुद भूखा रहा, कम खाया और अपने भाई की जान बचाई। लेकिन 5 साल बाद जैसे ही वह बारिश रुकी, मेरे उस सगे भाई ने मुझे एक गगनचुंबी इमारत की छत से नीचे धक्का दे दिया। उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत थी। वह चिल्लाया, अगर तूने उस समय खाने को बड़ा करने वाला सिस्टम मुझे दे दिया होता तो मैं अपनी महबूबा रूयान के सामने हीरो बन जाता। तेरी वजह से वह मुझे छोड़कर चली गई। तू मर क्यों नहीं जाता? अचानक एक रोबोटिक या मैकेनिकल आवाज गूंजती है, सिस्टम चालू हो रहा है। मैं हवा में तैर रहा था, लगा कि अब सब खत्म। लेकिन तभी अचानक मेरी आंखें खुली। मेरा सिर चकरा रहा था। सामने वही कमरा था और मेरे बगल में खड़ा था मेरा वही छोटा भाई। वह जोर से चिल्लाया, मुझे बड़ा करने वाला सिस्टम चाहिए। उसकी आंखों में वही लालच और घमंड था। मैं तुरंत समझ गया, मेरा पुनर्जन्म हो चुका है। मैं प्रलय आने के ठीक 3 दिन पहले वापस आ चुका हूँ। मैंने मन ही मन कहा, छोटे भाई, पिछले जन्म में जिस लड़की के चक्कर में तूने मुझे मार डाला, आज मैं तुझे उसी के हवाले करता हूँ। अब भुगत। यह छोटा करने वाला सिस्टम कोई मामूली चीज नहीं है। ये मुझे खुद को भी छोटा कर सकता है और किसी भी वस्तु को भी। मैंने मुस्कुराते हुए भाई से कहा, ठीक है भाई, तू बड़ा करने वाला सिस्टम रख ले, मैं छोटा करने वाला रख लेता हूँ। भाई खुशी से झूम उठा। उसने परखने के लिए मेज पर रखे एक छोटे से कप पर हाथ रखा और देखते ही देखते वह कप एक विशालकाय गुफा जैसा बड़ा हो गया। वह चिल्लाया, देखा, यह है असली ताकत। वैसे भैया, तुम्हारा छोटा करने वाला सिस्टम तो किसी काम का नहीं है ना? वह मेरी परीक्षा ले रहा था। मैंने अनजान बनते हुए कहा, हाँ भाई, मुझे वैसे भी बड़े करने वाले सिस्टम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तू खुश तो मैं खुश। वह खुशी खुशी घर से बाहर भागा। मुझे पता था कि वह सीधे नीचे रहने वाली अपनी प्रेमिका रूयान के पास जा रहा है। मैंने तुरंत अपना फोन देखा। आज 14 अगस्त थी। प्रलय आने में अभी 3 दिन बाकी थे। अभी सब कुछ संभाला जा सकता था। मैंने बिना वक्त गंवाए अपनी गाड़ी उठाई और सीधे बाजार की तरफ भागा। मैंने सुपरमार्केट से खाने पीने का सारा सामान, डिब्बा बंद भोजन और जरूरत की हर चीज खरीद ली। यहाँ तक कि मैं एक स्टील कारखाने में गया और वहाँ से अपने लिए एक खास धातु का बना सुरक्षा कवच और छोटा घर तैयार करवाया। मुझे पता था कि 5 साल की बारिश इस ऊंची इमारत को नहीं गिरा पाएगी, इसलिए मुझे शहर छोड़कर भागना नहीं था, बस रहने का तरीका बदलना था। मैंने अपने बैंक खाते के सारे पैसे पानी की तरह बहा दिए और सारा सामान जुटा लिया। दूसरी तरफ मेरा भाई प्रलय की कोई तैयारी नहीं कर रहा था। वह बस इस घमंड में था कि उसके पास सामान बड़ा करने की शक्ति है। वह तो बस रात को घर लौटा तो उसकी आंखों में प्यार के गुलाबी गुब्बारे उड़ रहे थे। वह रूयान के प्यार में पूरी तरह अंधा हो चुका था। वह मेरे पास आया और मूर्खों की तरह मुस्कुराते हुए बोला, भैया, अगर मैं रूयान के पूरे परिवार को पालूं तो क्या वह मुझसे प्यार करने लगेगी? मैंने ठंडे लहजे में कहा, कभी नहीं। ये सुनते ही वह भड़क गया और चिल्लाया, ऐसा नहीं हो सकता। रूयान मुझसे बहुत प्यार करती है। सच सच बताओ भैया, कहीं तुम भी तो रूयान को पसंद नहीं करते? भूल जाओ उसे, वह सिर्फ मेरी है। मैंने उसकी बकवास का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने बस चुपचाप अपना सिर झुकाया और अपने हाथ में चमकते हुए उस छोटा करने वाले सिस्टम को देखा। खेल तो अब शुरू होने वाला था। उसने जब मुझसे पूछा कि क्या मैं अपनी प्रेमिका रूयान को पसंद करता हूँ, तो मैंने बेहद ठंडे लहजे में कहा, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी मैंने अभी अभी एक नया फ्रिज खरीदा है जिससे मेरे पास बचे सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। मेरी बात सुनते ही भाई के चेहरे का रंग उड़ गया। वह घबराकर बोला, अरे तुमने नया फ्रिज क्यों खरीदा? मुझे तो लगा तुम रूयान को पसंद करते हो और तुम्हारे पास जो पैसे हैं उनसे तुम उसके लिए खाने पीने का सामान खरीद कर उसे तोहफे में दोगे। आखिरकार इस समाज में उसका जीवन कितना कठिन है, तुम उस पर थोड़ा तरस खा सकते थे ना। तुम मेरी इस बात से नाराज तो नहीं होगे भैया? उसने अपना चेहरा ऐसा मासूम बनाया मानो वह दुनिया का सबसे दयालु इंसान हो। लेकिन मैं मन ही मन मुस्कुराया। यह वही भाई था जिसने पिछले जन्म में मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया और मुझे मरने के लिए छत से फेंक दिया था। अगर इस बार मेरे पास मेरा यह छोटा करने वाला सिस्टम नहीं होता तो उसने मुझे फिर से रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया होता। उसकी इस झूठी मासूमियत ने मेरे दिल में उसके प्रति नफरत को और बढ़ा दिया। सच कहूं तो माता पिता की मौत के बाद मैंने बड़े भाई होने का हर फर्ज निभाया था। बचपन से ही मैंने निर्माण स्थलों, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर मजदूरी की ताकि उसे अच्छी शिक्षा और सुख सुविधाएं दे सकूं। मैंने खुद दिन रात एक करके शहर में एक मकान खरीदा और उसे गांव से यहाँ अपने साथ रहने के लिए ले आया। लेकिन यहाँ आते ही उसकी मुलाकात अपनी बचपन की सहेली रूयान से हो गई, जिसके परिवार को गांव में जमीन के बदले अच्छा खासा पैसा मिला था।
रूयान दिखने में सुंदर थी और मेरा भाई उसके पीछे पूरी तरह पागल हो चुका था। खैर, मैंने उसकी बात काटते हुए रूखेपन से कहा, कोई बात नहीं भाई, मैं थोड़ा थक गया हूँ, सोने जा रहा हूँ, तुम भी आराम करो। मैं अपने कमरे में आ गया और अपने असली प्लान पर काम करने लगा। भाई को लग रहा था कि उसके पास बड़ा करने वाला सिस्टम है, तो वह पूरी दुनिया का राजा बन गया है। वह अपने कमरे में छिपकर अपने 700 रुपये गिन रहा था, मानो वह कोई बहुत बड़ा खजाना हो। लेकिन मुझे पता था कि इस घर में रहना अब सुरक्षित नहीं था। मैंने इस घर को बनवाते समय एक बेहद गुप्त तहखाना तैयार किया था, जिसके बारे में मैंने आज तक भाई को भी नहीं बताया था। वह एक छोटे से शौचालय के आकार का गुप्त कमरा था। एक आम इंसान के लिए वह जगह बहुत छोटी थी, लेकिन मेरे 100 गुना छोटा करने वाले सिस्टम के लिए वह एक आलीशान महल जैसी थी। उस तहखाने के सारे दरवाजे और बिजली के बटन मेरे मोबाइल से नियंत्रित होते थे, इसीलिए किसी के द्वारा उसे ढूंढ पाने का कोई सवाल ही नहीं था। इतना ही नहीं, मैं रात के अंधेरे में शहर से कोसों दूर एक खेत में गया। वहां से मैंने बहुत सारी उपजाऊ मिट्टी और अलग अलग सब्जियों के बीज इकट्ठा किए और अपने सिस्टम से उन्हें 100 गुना छोटा करके अपनी जेब में रख लिया। मैंने पानी की कई बोतलें, डिब्बा बंद भोजन और दैनिक उपयोग की सभी चीजों को छोटा करके सुरक्षित कर लिया। अब प्रलय आने में सिर्फ 1 घंटा बचा था। मेरा भाई अपनी प्रेमिका रूयान के घर के चक्कर काट रहा था। मैंने जानबूझकर उसे फोन किया और कहा, भाई कंपनी में कुछ जरूरी काम आ गया है, इसलिए मैं आज रात घर नहीं आ पाऊंगा। उसने फोन पर बेहद लापरवाही से जवाब दिया। उसने मुझे सुरक्षित रहने की एक छोटी सी सलाह तक नहीं दी। मुझे पता था वह ऐसा ही करेगा। मैंने यह फोन सिर्फ उसे गुमराह करने के लिए किया था, ताकि उसे लगे कि मैं घर पर नहीं हूं। इसके बाद मैंने अपने गुप्त तहखाने का दरवाजा बंद किया और खुद पर छोटा करने वाला सिस्टम चला दिया। देखते ही देखते मैं एक चींटी के आकार का बेहद छोटा इंसान बन गया और उस सुरक्षित तहखाने में दाखिल हो गया। मैंने यह जोखिम इसलिए उठाया क्योंकि मुझे पता था कि प्रलय की मूसलाधार बारिश खत्म होने के बाद इस सिस्टम का असर अपने आप खत्म हो जाएगा और मैं फिर से अपने असली आकार में लौट आऊंगा। उस छोटे से तहखाने के अंदर मेरी एक पूरी जादुई दुनिया तैयार हो चुकी थी। छोटा सा खेत, नन्ही सब्जियां हैं और नन्हे घरेलू उपकरण। बाहर आने वाले संकट से बेखबर मैंने जाने से पहले घर के अंदर और रूयान के दरवाजे के बाहर कुछ गुप्त कैमरे छिपा दिए थे। अब मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर घर के अंदर और बाहर की एक एक हलचल साफ देख सकता था। ठीक 2.5 घंटे बाद मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर एक जोरदार हलचल हुई और तभी अब बाहरी दुनिया से संपर्क साधने का एकमात्र जरिया सिर्फ मेरा यह मोबाइल और कंप्यूटर बचे थे। एक एक करके कई दिन बीत गए, लेकिन वह प्रलयकारी मूसलाधार बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। पूरे शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह ठप हो चुकी थी। मैं इतने दिनों से गायब था, लेकिन मेरे भाई को मेरी कोई चिंता नहीं थी। शायद वह यही सोच रहा था कि मैं इस बाढ़ में कहीं बह गया हूँगा। इस बीच मैं अपने इस गुप्त तहखाने के छोटे से खेत में आराम से जुताई कर रहा था और ताजा सब्जियां उगा रहा था। जब मैं काम से फुर्सत पाकर बैठा तो मैंने अपने घर का खोजी कैमरा चालू किया। स्क्रीन पर जो दिखा उसे देखकर मैं दंग रह गया। मेरा भाई रूयान को हमारे घर लेकर आ चुका था और लिविंग रूम यानी बैठक में सीना तानकर बड़े घमंड से बैठा था। रूयान के चेहरे पर एक अजीब सी लाचारी और मतलब भरी मुस्कान थी। वह बोली, तुम्हारे घर में तो काफी खाने पीने का सामान है, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं बचा। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं भी राशन जमा कर लेती। अब तो पहली मंजिल के घरों में पानी घुस चुका है, मेरा वहाँ रहना नामुमकिन है। फिर उसने भाई की तरफ देखा और अपनी मीठी आवाज में जाल फेंकते हुए कहा, क्या मैं तुम्हारे घर रह सकती हूँ? मेरे साथ मेरे पिताजी और छोटा भाई भी हैं। उनके पास खाने को कुछ नहीं है। मेरा भाई तो जैसे इसी पल का इंतजार कर रहा था। वह रूयान के करीब आया और बोला, अरे तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए उसने तुरंत अपने बड़ा करने वाले सिस्टम का उपयोग किया। उसने मेज पर रखे एक छोटे से सेब पर हाथ रखा और देखते ही देखते वह सेब एक विशालकाय तरबूज से भी बड़ा हो गया। रूयान की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी हैरानी देखते ही देखते भारी लालच और खुशी में बदल गई। उसने कहा, तुम तो सचमुच बहुत महान हो, तो फिर हमारे हिस्से का सारा खाना भी तुम बड़ा कर दोगे ना? लेकिन मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है। रूयान ने बिना झिझके पासा फेंका, अगर तुम सचमुच मुझे इतना चाहते हो तो क्या तुम मुझसे यह नहीं कहोगे कि तुम मुझसे प्रेम करते हो? मेरा भाई खुशी के मारे आंखें बंद करके शर्माने लगा। वह इतना अंधा हो चुका था कि उसे रूयान के चेहरे पर छिपा वो लालच और चालाकी का भाव बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। रूयान ने तुरंत पासा पलटते हुए बेहद झूठे प्यार से कहा, हम तो बचपन के साथी हैं, बस यह प्रलय का समय निकल जाने दो, मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। मेरा भाई 7वें आसमान पर था। वह चिल्लाया, यह तो बहुत अद्भुत है, मुझे तो पहले ही पता था कि तुम मुझसे सच्चा प्रेम करती हो। मेरा वो बड़ा भाई तो कहता था कि तुम मुझसे कभी प्यार नहीं करोगी। मैं
तो कहता हूँ कि वह पूरी तरह मूर्ख है। उसने रुयान के सामने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। रुयान ने भी चेहरे पर झूठी चिंता लाते हुए पूछा, वैसे तुम्हारे वो बड़े भैया कहाँ हैं? भाई ने लापरवाही से कहा, अरे वह तो कह रहे थे कि कंपनी में कुछ अतिरिक्त काम आ गया है, इसलिए वहीं रुक गए। लेकिन अब तो इतनी भयानक बारिश में सब कुछ डूब चुका है, पता नहीं कहाँ मरे होंगे। ये देखकर मेरे चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। मुझे अपनी ही परवरिश पर तरस आ रहा था कि मैंने कैसे मूर्ख भाई को पाला था, जो पुनर्जन्म मिलने के बाद भी सुधरा नहीं और मुझे मरा हुआ समझने पर खुश हो रहा था। खैर मुझे क्या, मैं तो यहाँ सुरक्षित था और उसे मेरा यह गुप्त ठिकाना कभी पता नहीं चलने वाला था। मैंने आराम से अपने लिए गर्मा गर्म रात का भोजन तैयार किया। मजा लेने के लिए मैंने उस स्वादिष्ट भोजन का एक चित्र खींचा और अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर डाल दिया, जिसके नीचे लिखा, बाहर चाहे कितनी भी आफत और तूफान हो, घर के अंदर गर्मा गर्म भोजन का आनंद ही कुछ और है। जैसे ही मैंने यह डाला, तुरंत मेरे भाई की टिप्पणी आ गई, भैया तुम इस वक्त कहाँ हो? सिर्फ टिप्पणी ही नहीं, उसने तुरंत मुझे संदेश भी भेज दिया। मैंने जानबूझकर उसे अपनी ठंडी ड्रिंक पीते हुए एक और तस्वीर भेज दी। तुरंत भाई का फोन आ गया। फोन उठाते ही उसकी आवाज में घबराहट और जलन साफ महसूस हो रही थी। भैया तुम इस आपदा में भी ऐसा शाही भोजन कैसे कर रहे हो? क्या तुम हमारे लिए कुछ खाना बचाकर घर ला सकते हो? मैं तो कई दिनों से सिर्फ सूखा हुआ बासी ब्रेड खा रहा हूँ। भले ही वह ऊपर से सीधा बन रहा था, लेकिन मैं उसकी आवाज के पीछे छिपी ईर्ष्या को साफ समझ सकता था। उसे लग रहा था कि जब वह ब्रेड चबा रहा है तो उसका बड़ा भाई ऐश कैसे कर रहा है। मैंने बेहद शांत आवाज में कहा, भाई मैं तो कंपनी में हूँ और यह भोजन मुझे मेरी कंपनी की तरफ से मिला है। बाहर पानी इतना बढ़ चुका है कि मैं चाहकर भी घर वापस नहीं आ सकता। तुम अपना ध्यान रखो। भाई ने गुस्से में मुझसे कुछ और कहना चाहा, लेकिन मैंने बिना उसकी बात सुने सीधे फोन काट दिया। कैमरे में मैंने देखा कि वह फोन स्क्रीन को देखकर गुस्से में पैर पटक रहा था। इतने सालों से जो वह सीधे और आज्ञाकारी भाई का नाटक कर रहा था, उसका असली चेहरा अब सामने आ रहा था। मैंने मुस्कुराते हुए अपना टैबलेट उठाया और उसमें पहले से डाउनलोड की हुई अपनी मनपसंद फिल्में और धारावाहिक देखने लगा। अब मेरे पास समय बिताने का भरपूर साधन था। भरपेट भोजन करने के बाद मैं आराम से अपने बिस्तर पर लेट गया और मैंने फिर से घर का खोजी कैमरा चालू किया। इस बार कैमरे में मुझे रुयान के माता पिता की आवाज भी सुनाई दी। रुयान की माता कह रही थी, चलो अच्छा हुआ जो उस बड़े भाई का कोई अता पता नहीं है, वरना वह हमारी राह का रोड़ा बनता। अब इस घर पर हमारा ही राज होगा। मेरा भाई हाथ जोड़कर बड़े विनीत भाव से बोला, मामी जी आप ऐसा मत कहिए। अब जब मेरे पास यह दिव्य शक्ति है तो मैं आप पूरे परिवार की सेवा करूंगा। वैसे भी आगे चलकर हमें एक ही परिवार तो बनना है। तभी रुयान के पिता ने भी हवा में उड़ते हुए कहा, मैं तो पहले ही कहता था कि यह लड़का हमारी बेटी के लिए सबसे योग्य है। देखो कैसे इसने पल भर में हमारे भाग्य बदल दिए। उनकी बातें सुनकर मैंने जोरदार ठहाका लगाया। रुयान का पूरा परिवार कैसा था यह मैं बहुत अच्छे से जानता था। जब गांव में उनकी जमीन सरकार ने ली थी और उन्हें मुआवजा मिला था, तब से वे लोग हवा में उड़ने लगे थे और अपने हर रिश्तेदार को कीड़ा मकोड़ा समझने लगे थे। गांव के लोग भी कहते थे कि इन घमंडी लोगों का पतन निश्चित है। रुयान खुद बचपन से ही मेरे भाई को अपने इशारों पर नचाती थी और मन ही मन उससे नफरत करती थी। लेकिन मेरा भाई इस सच को देखने के लिए अंधा था। मुझे उनके मामलों में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि इस समय मेरी स्थिति उस 100 गुना छोटे करने वाले सिस्टम के साथ उनके इस बड़े करने वाले सिस्टम से कई गुना बेहतर और सुरक्षित थी। तभी अचानक मेरे मोबाइल की घंटी फिर से बजी। मेरे भाई का फोन था। इस बार उसकी आवाज में एक अजीब सा उत्साह था। भैया तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। रुयान ने मुझसे विवाह के लिए हाँ कह दिया है। हम बहुत जल्द एक होने वाले हैं। वैसे भैया तुमने फोन क्यों किया था? क्या तुम हमारे घर की तरफ आ रहे हो? मैंने फोन कान से सटाया और मेरे चेहरे पर एक खूंखार मुस्कान तैर गई। भाई ने फोन पर घबराते हुए पूछा, भैया तुम आखिर हो कहाँ? क्यों तुम्हारे वहाँ बारिश का कोई असर नहीं दिख रहा? क्या तुम्हारे पास कोई मुसीबत नहीं आई? मैंने बेहद शांत लहजे में जवाब दिया, नहीं भाई मैं जहाँ हूँ वहाँ सब बिल्कुल ठीक है। बाढ़ का पानी यहाँ तक नहीं पहुँचा। उसे क्या पता था कि मैं उसी के घर के अंदर सिर्फ एक दीवार के पीछे अपने गुप्त ठिकाने में बैठा हूँ। लेकिन हम दोनों के बीच दो अलग अलग दुनिया का फासला था। मेरी बात सुनते ही भाई राहत की सांस लेते हुए चिल्लाया, यह तो बहुत अच्छी बात है भैया। तुम जल्दी से मुझे अपना पता बताओ। मैं और रुयान अभी तुम्हारे पास आते हैं। वैसे भी हम बहुत जल्द एक ही परिवार बनने वाले हैं, तो तुम्हें हमें अपने पास बुला ही लेना चाहिए। मैंने ठंडे लहजे में कहा, तुम खुद ढूंढ सको तो ढूंढ लो, लेकिन मैं तुम्हें अपना पता नहीं बताने वाला। भाई गुस्से में आ गया, भैया तुम्हारा यह क्या मतलब है? तुम अपनी जान बचाकर वहाँ ऐश कर रहे हो और मैं यहाँ सूखा ब्रेड चबा रहा हूँ। तुम भूल रहे हो कि तुम्हारे उस छोटा करने वाले सिस्टम का कोई फायदा नहीं है। मेरे पास बड़ा करने वाला सिस्टम है। मैं किसी भी भोजन को 100 गुना बड़ा कर सकता हूँ। हम दोनों भाई मिलकर कई सालों तक आराम से रह सकते हैं। जल्दी बताओ तुम कहाँ हो? वह मुझे बचाने के लिए नहीं, बल्कि यह देखने के लिए बेचैन था कि मैं उसके बिना
बिना इतनी अच्छी स्थिति में कैसे हूँ। वह मुझसे जल रहा था। मैंने सिर्फ इतना कहा, मैं अपना पता नहीं बताऊंगा, और फोन काट दिया। कैमरे में मैंने देखा कि फोन कटते ही वह गुस्से से पागल हो गया और मेरे कमरे का सारा सामान तोड़ फोड़ दिया। लेकिन इसके कुछ ही समय बाद भाई के पास बड़ा करने वाला सिस्टम होने की बात पूरे मोहल्ले में फैल गई। यह बात किसी और ने नहीं बल्कि उसकी मंगेतर रू यान ने फैलाई थी, ताकि वह सबके सामने अपने होने वाले पति की ताकत का दिखावा कर सके। देखते ही देखते हमारे घर का दरवाजा खटखटाया जाने लगा। पूरे मोहल्ले के लोग जिनके पास खाने की भारी कमी थी, वे अपनी बची कुची चीजें लेकर भाई के सामने आ गए ताकि वह उन्हें बड़ा कर दे। पहले तो भाई घबराया और नाटक करने लगा कि उसके पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, लेकिन रू यान और उसके पिता ने बड़े घमंड से सबको बता दिया कि उनका दामाद एक दिव्य पुरुष है। शुरुआत में भाई लोगों का सामान बड़ा करने के बदले उनसे भारी कीमत वसूलता था, लेकिन जैसे जैसे प्रलय के दिन बढ़ते गए, पैसे की कीमत कागज के टुकड़े जैसी हो गई, क्योंकि बाजार में अनाज बचा ही नहीं था। खोजी कैमरे में मैं देख रहा था कि हर दिन भाई के दरवाजे पर आने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। लोगों को लग रहा था कि जब तक यह सिस्टम है वे भूखों नहीं मरेंगे। लेकिन वे सब एक बहुत बड़ा सत्य भूल चुके थे, जिसे सिर्फ मैं जानता था। यह सिस्टम किसी भी एक वस्तु पर केवल एक ही बार काम करता था। ऐसा नहीं हो सकता था कि आप एक सेब को बड़ा करें, फिर उसका आधा हिस्सा काटकर उसे दोबारा बड़ा कर लें। समय का पहिया घूमता रहा और पूरे 3 साल बीत गए। मोहल्ले के लोग भाई के भरोसे आराम से खा पी रहे थे, लेकिन तीसरे साल के आते आते असली संकट शुरू हो गया। लोगों के घरों में रखा अनाज पूरी तरह समाप्त हो चुका था। अब बड़ा करने के लिए भी कोई नई वस्तु नहीं बची थी। पूरे मोहल्ले में हाहाकार मच गया। खाने के दानों के लिए लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगे। भाई की जादुई शक्ति अब किसी काम की नहीं बची थी, क्योंकि बड़ा करने के लिए मूल वस्तु ही गायब थी। यह देखकर रू यान के परिवार का रंग भी बदल गया। जब उन्हें दिखा कि भाई से अब कोई फायदा नहीं होने वाला, तो रू यान ने तुरंत पासा पलटा और भाई से सारे रिश्ते तोड़ दिए। उसने मेरे भाई को धक्के मारकर अपने घर से निकाल दिया। मेरा भाई दिन भर उसके दरवाजे पर रोता बिलखता रहा, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। जब वह हारकर अपने घर लौटा तो देखा कि रू यान के परिवार ने हमारे घर का भी सारा राशन और कीमती सामान लूट लिया था। वह घर अब सिर्फ एक खाली ढांचा रह गया था। भाई ने दूसरों का पेट भरने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन बदले में उसे सिर्फ धोखा मिला। इधर मैं अपने छोटे से गुप्त खेत में ताजी सब्जियां उगाकर बड़े आनंद से अपनी जिंदगी बिता रहा था। 3 साल तक मेरी कोई खबर न मिलने के बाद अचानक मेरे मोबाइल पर भाई का फोन आया। उसे लगा होगा कि मैं अब तक मर चुका हूँगा। जैसे ही मैंने फोन उठाया, वह रोते हुए चिल्लाया, भैया तुम जीवित हो, यह तो चमत्कार हो गया। मुझे लगा तुम इस प्रलय में मारे गए। मैंने रूखेपन से पूछा, मुझे फोन क्यों किया? वह फूट फूट कर रोने लगा, भैया मुझे माफ कर दो। रू यान और उसके परिवार ने मुझे धोखा दिया। उन्होंने मेरे सिस्टम का इस्तेमाल करके खूब फायदा उठाया, और जब खाना खत्म हो गया तो उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरे पास अब रहने को घर भी नहीं है। उसी समय मैंने अपने हाथ में ली हुई ताजा और क्रिस्पी ककड़ी का एक टुकड़ा जोर से चबाया। चबाने की वह करारी आवाज फोन के जरिए सीधे उसके कानों में गई। ये सुनते ही भाई की राल टपक गई। वह तड़पते हुए बोला, भैया तुम्हारे पास खाने की चीजें हैं, तुम चबा क्या रहे हो? तुम कहाँ हो भैया? जल्दी आओ और अपने इस इकलौते भाई को बचा लो, वरना मैं भूख से मर जाऊंगा। तुम अपने सगे भाई को मरते हुए नहीं देख सकते ना? मेरी आवाज में कोई तड़प नहीं थी। मैंने ठंडे स्वर में कहा, मैं नहीं आऊंगा। भाई को अचानक झटका लगा। उसकी आवाज का लहजा बदल गया और वह चिल्लाकर बोला, भैया तुम्हारी आवाज इतनी ठंडी क्यों है? तुम्हें मेरी कोई परवाह क्यों नहीं है? तुम पहले तो ऐसे नहीं थे। क्या तुम्हें पहले से इस प्रलय के बारे में सब पता था? तभी अचानक कैमरे में मुझे एक जोरदार धमाका सुनाई दिया, जैसे कोई दरवाजा तोड़ा गया हो। मैंने मुस्कुराते हुए बेहद खूंखार लहजे में कहा, हाँ भाई मुझे सब पता था। अब बताओ क्या कर लोगे? पागलों की तरह चीखने लगा, भैया तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो? तुम्हें पता भी है मैं यहाँ कितनी मुसीबत में हूँ। तुम कहाँ छिपे हो? जल्दी आकर मुझे यहाँ से ले जाओ। मैंने एक ठंडी सांस ली और कहा, स्वार्थी? छोटे भाई, पिछले जन्म में जब तुमने मुझे इस ऊंची इमारत की छत से नीचे धक्का दिया था, तब तुम स्वार्थी नहीं थे। इस जन्म में प्रलय की बात जानते हुए भी तुमने मुझसे सब कुछ छुपाया, तब तुम स्वार्थी नहीं थे। मैंने बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया, तुमने उसे अपना अधिकार मान लिया। तुम 1 नंबर के एहसान फरामोश निकले। अब जब खुद पर आफत आई तो तुम्हें भाई याद आ रहा है? मेरी बात सुनकर भाई का लहजा अचानक बदल गया। वह गिड़गिड़ाते हुए रोने लगा, भैया मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं उस रू यान के चक्कर में अंधा हो गया था। तुम मुझे ऐसे मत छोड़ो। मैं तुम्हारा इकलौता भाई हूँ। मेरे पास अब तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। उसकी बकवास सुनने से पहले ही मैंने फोन काट दिया। कैमरे में मैंने देखा कि वह गुस्से में घर का बचा कुचा सामान तोड़ने लगा, पर सामान तोड़ने से पेट नहीं भरता। भूख से तड़पते हुए उसने एक खौफनाक कदम उठाया। वह चुपके से रू यान के घर में घुसा, और जब रू यान का पूरा परिवार बाहर गया हुआ था, उसने उनके घर में छिपा सारा अनाज चुरा लिया और हमारे घर में लाकर खा गया। जब रू यान का परिवार वापस आया और उन्होंने देखा कि उनका सारा खाना गायब है, तो वे गुस्से से आग बबूला हो गए। वे
हमारे घर के दरवाजे पर आकर चिल्लाने लगे। मेरा भाई अंदर चूहे की तरह छिपा रहा। उसे लग रहा था कि घर का दरवाजा बहुत मजबूत है। जाहिर है घर बनवाते समय मैंने सबसे मजबूत स्टील का दरवाजा लगवाया था, इसलिए वे 3 दिन और 3 रात तक दरवाजा पीटते रहे पर उसे तोड़ नहीं पाए। तभी बाहर खड़ी रू यान ने अपनी चाल बदली। वह दरवाजे के पीछे से मीठी आवाज में बोली, मेरे प्यारे पति, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। मैं तो तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, दरवाजा खोलो ना। मैं वादा करती हूँ कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। 2 दिनों तक रूयान लगातार माफी मांगती रही और प्यार का नाटक करती रही। मेरा मूर्ख भाई इस जाल में फिर से फंस गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, रूयान के पिता और भाई ने उसे लात घूंसों से मार मार कर अधमरा कर दिया। वे उसका सारा खाना छीनने लगे। रूयान का पिता जाते जाते उसके मुंह पर थूक कर बोला, कंगाल कहीं के, तेरी यह औकात कि तू मेरी बेटी से विवाह करेगा? यह सारा सामान वैसे भी हमारा ही था जिसे तूने चुराया था। मेरा भाई जमीन पर तड़पता रहा और रोते हुए चिल्लाया, यह मेरा खाना है, यह मेरा है। पर रूयान ने उसके सीने पर एक जोरदार लात मारी और सारा अनाज लेकर अपने घर चली गई। मेरा भाई 2 दिनों तक उसी दरवाजे पर अधमरा पड़ा रहा। जब उसमें थोड़ी ताकत आई तो उसने रोते हुए मुझे आखिरी बार फोन किया। फोन उठाते ही वह हताश होकर रोने लगा, भैया मुझे उन लोगों ने बहुत मारा, मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा है, मुझे बहुत भूख लगी है भैया, मुझे बचा लो। पिछले जन्म में अगर ऐसा होता तो मैं उसकी तकलीफ देखकर खुद तड़प उठता, पर इस जन्म में मैं पत्थर बन चुका था। मैंने बिना कुछ कहे फोन काट दिया। दिन बीतते गए, भाई की स्थिति बद से बदतर होती गई। भूख के मारे उसका शरीर कंकाल बन चुका था। मोहल्ले के लोग उसे अनाज बड़ा करने के लिए कहते, पर मूल वस्तु न होने के कारण उसका सिस्टम बेकार हो चुका था। अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में वह रेंगता हुआ रूयान के दरवाजे तक गया और वहीं उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। जब रूयान ने दरवाजा खोला तो उसने भाई के शव को कचरे की तरह लात मारकर दूर फेंक दिया। उसे उसके कर्मों का फल मिल चुका था। 2 साल और बीत गए। प्रलय की वह मूसलाधार बारिश अब अपने आखिरी महीनों में थी। जैसा मैंने सोचा था, यह बाढ़ मेरे इस गुप्त तहखाने का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। तभी मोहल्ले में एक नया मोड़ आया। रूयान का परिवार अपनी अकड़ की वजह से पूरे मोहल्ले में बदनाम हो चुका था। प्रलय के आखिरी दिनों में जब सबके घरों का अनाज खत्म हो गया तो किसी ने समूह संदेश भेज दिया कि रूयान के घर में अभी भी बहुत सारा खाना छिपा है। फिर क्या था, भूख से तड़पते हुए मोहल्ले के लोग हथियारों के साथ उनके घर पर टूट पड़े। 4 दिनों की भारी जंग के बाद उन्होंने रूयान के घर का दरवाजा तोड़ दिया और उनका सारा खाना लूट लिया। रूयान का पूरा परिवार जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। बिना भोजन के उनका बचना नामुमकिन था। पूरे मोहल्ले में चीख पुकार मची थी और इधर मैं अपने छोटे से आलीशान फार्म में मोझे से खा पीकर 5 किलो और मोटा हो चुका था। और आखिरकार वह ऐतिहासिक पल आ गया। मेरे मोबाइल पर संदेश आया कि 5 साल लंबी प्रलयकारी बारिश पूरी तरह रुक चुकी है। आसमान से सोने जैसी सुनहरी धूप धरती पर बिखरने लगी। तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही बारिश थमी, प्रकृति के नियम के अनुसार मेरा वह 100 गुना छोटा करने वाला सिस्टम अपने आप निष्क्रिय हो गया। चींटी के आकार से बढ़कर मैं फिर से एक सामान्य इंसान के रूप में अपने असली आकार में आ गया। मैंने मोबाइल से अपने गुप्त तहखाने का दरवाजा खोला और बाहर बैठक में आया। घर का सारा सामान बिखरा हुआ था और तहखाने का आकार वैसा ही छोटा था। शायद दोनों जादुई सिस्टमों के आपस में टकराने के कारण ऐसा हुआ था। मैं खिड़की के पास जाकर खड़ा हुआ। बाहर बचे कुचे लोग अपने घरों से निकलकर सूरज की रोशनी को देखकर पागलों की तरह नाच रहे थे, चिल्ला रहे थे। मैंने भी आसमान की तरफ देखा, चेहरे पर एक गहरी जीत की मुस्कान लाते हुए मन ही मन कहा, इस बार मैं सचमुच जीत गया।